पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का देखे थे, पोलर प्लॉट का न्यूमेरिकल देखे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा जीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेन प्लॉट, ये ड्रा गेन मार्जिन देखेंगे, फेज मार्जिन, और उसके बाद निक्विस्ट प्लॉट, इसे ड्रा करने का स्टेप्स एंड इस पे न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यानी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी या द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू, अगर 1 होगा यानी फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ जे जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू 1 होता है यानी कि नेगेटिव होता है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर जी जे ओमेगा दिया हुआ एच जे ओमेगा, इसका अगर वैल्यू आ रहा है या मैग्नीट्यूड आ रहा है 1, जिस फ्रीक्वेंसी पे आएगा वैल्यू इसका 1 या नेगेटिव, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहें हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है यहाँ पे जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा बराबर 1 जहां पे होगा उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। दूसरा है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यानी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी या अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री। यानी फ्रीक्वेंसी के जिस वैल्यू पे इसका वैल्यू -180 डिग्री आएगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पे जिस ओमेगा के वैल्यू पे इसका वैल्यू आएगा, एंगल का वैल्यू 180 डिग्री, उसे कहते हैं ओमेगा टीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फिर थर्ड यहाँ पे देखने जा रहा है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। गेन क्या होगा मैग्नीट्यूड के टर्म में और फेज क्या होगा एंगल के टर्म में। गेन मार्जिन यहाँ पे क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन व्हिच कैन इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम until system reaches the verge of stability। यानी कि गेन मार्जिन का वह वैल्यू, गेन का वह वैल्यू जो क्या कि सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब तक वो सिस्टम इनस्टेबिलिटी के वर्ज में ना जाए। वर्ज में कहने का मतलब बॉर्डर, जो हमारा इनस्टेबिलिटी का बॉर्डर है उसके अंडर में लाने के लिए जितना गेन इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम में, उस गेन के वैल्यू को कहते हैं गेन मार्जिन। यानी कि द वैल्यू ऑफ गेन which can be introduced in the system until system reaches on the verge of instability। किसी भी सिस्टम को इंस्टेबिलिटी के वर्ज में, बॉर्डर में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ गेन चाहिए या जितना अमाउंट ऑफ गेन इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम में, उसको हम कहते हैं गेन मार्जिन। और गेन मार्जिन में दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव गेन मार्जिन कहने का मतलब क्या हो, पॉजिटिव गेन मार्जिन कहने का मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या है, स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है। इसमें इस तरह का इतना गेन मार्जिन इसमें ऐड किया जाए जो क्या हो जाए, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन स्टेबल है वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। यानी अभी जो सिस्टम स्टेबल था, इस स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल सिस्टम बनाने के लिए जितना गेन चाहिए या जितना गेन हम उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिस्टम में, उस गेन के वैल्यू को क्या कहते हैं, पॉजिटिव गेन मार्जिन। यानी पॉजिटिव गेन मार्जिन इंट्रोड्यूस होता है कब, जब स्टेबल को अनस्टेबल करना होता है तब। और नेगेटिव गेन मार्जिन क्या होता है, किसी भी अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम उसको स्टेबल करने के लिए जितना वैल्यू क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं गेन का वैल्यू, उस
उस गेन के वैल्यू को, यानी जितना अमाउंट ऑफ गेन रिड्यूस करते हैं अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, उस गेन के वैल्यू को कहते हैं नेगेटिव गेन मार्जिन। यानी पॉजिटिव गेन मार्जिन कहने का मतलब गेन मार्जिन का वैल्यू कितना, 1 से ज्यादा। नेगेटिव गेन मार्जिन कहने का मतलब 1 से कम। अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव गेन मार्जिन, और ये क्या करता है, स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल में करता है। और नेगेटिव गेन मार्जिन क्या करता है, अनस्टेबल सिस्टम में से गेन को रिड्यूस करके स्टेबल बनाने का काम करता है नेगेटिव गेन मार्जिन। यानी गेन मार्जिन दो तरह का हुआ, पॉजिटिव गेन मार्जिन और नेगेटिव गेन मार्जिन। चौथा है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कहने का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग। फेज लैग कहने का मतलब क्या होता है, फेज लैग कहे तो नेगेटिव एंगल, फेज मार्जिन यानी द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग which introduced to the system until system reaches on the verge of stability। यानी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या करते हैं, गेन इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे गेन मार्जिन क्या करते हैं, गेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है सिस्टम में वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी में लाने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस फेज लैग। फेज लैग कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम को वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी में लाने के लिए। यानी द अमाउंट ऑफ फेज एडिशनल फेज लैग व्हिच इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम टू ब्रिंग द सिस्टम ऑन द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, इसे कहते हैं फेज मार्जिन। फेज मार्जिन भी दो तरह का होता है, नेगेटिव फेज मार्जिन और पॉजिटिव फेज मार्जिन। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव फेज मार्जिन और पॉजिटिव फेज मार्जिन। नेगेटिव फेज मार्जिन कहने का मतलब हुआ कोई भी सिस्टम क्या है, स्टेबल है और अनस्टेबल है। कोई भी सिस्टम अनस्टेबल है, उसे करना है स्टेबल, तो जितना वहां पे फेज लैग ऐड करना पड़ेगा। यानी कि नेगेटिव फेज मार्जिन कहने का मीन्स हुआ कि जितना पॉजिटिव एंगल हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव फेज मार्जिन कहने का मतलब क्या हुआ, जितना हम पॉजिटिव एंगल ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम को अनस्टेबल से स्टेबल में लाने के लिए, उसे कहेंगे नेगेटिव गेन मार्जिन। अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए जितना पॉजिटिव एंगल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसे कहेंगे नेगेटिव फेज मार्जिन। और पॉजिटिव फेज मार्जिन किसे कहेंगे, यानी जो सिस्टम स्टेबल है, स्टेबल को अनस्टेबल में लाने के लिए जितना नेगेटिव एंगल हम ऐड कर रहे हैं, जितना नेगेटिव एंगल हम ऐड कर रहे हैं स्टेबल से अनस्टेबल में लाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फेज मार्जिन। यानी गेन मार्जिन भी दो तरह का, नेगेटिव गेन मार्जिन और पॉजिटिव गेन मार्जिन। फेज मार्जिन भी दो तरह का, नेगेटिव फेज मार्जिन और पॉजिटिव फेज मार्जिन। ये दो तरह का होता है, दोनों गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव गेन मार्जिन रहेगा या पॉजिटिव फेज मार्जिन रहेगा, तो दोनों क्या करता है, स्टेबल को अनस्टेबल करता है, और दोनों नेगेटिव गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या करता है, अनस्टेबल को स्टेबल बनाने का काम करता है। तो क्या है, बाहर जो स्टेबिलिटी में लाने के लिए जितना गेन जरूरी है उसे गेन मार्जिन, और बाहर जो स्टेबिलिटी में लाने के लिए जितना एंगल जरूरी है, नेगेटिव एंगल या फेज लैग, उसे कहते हैं फेज मार्जिन। नेगेटिव यहाँ पे फेज मार्जिन और पॉजिटिव फेज मार्जिन। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। गेन मार्जिन असल में होता क्या है, गेन मार्जिन इसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म क्या, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट द वैल्यू ऑफ गेन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी ओमेगा का वह वैल्यू इसमें क्या होता है, एंगल का वैल्यू जी जे ओमेगा एस जे ओमेगा का वैल्यू -180 डिग्री होता है, उस वैल्यू पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, गेन मार्जिन। फिर दूसरा है फेज मार्जिन।
फेज मार्जिन कितना होता है 180 प्लस जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा और ओमेगा का वैल्यू क्या ओमेगा जीसी यानी ओमेगा का वह वैल्यू जिस पे गेन का यानी कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होता है यूनिट होता है उस ओमेगा के वैल्यू पे इसका एंगल का मान प्लस 180 डिग्री क्या कहलाता है फेज मार्जिन। ये हो गया गेन मार्जिन बराबर हो गया फेज मार्जिन बराबर। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या होगा फेज मार्जिन और गेन मार्जिन अगर दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा तो सिस्टम क्या कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है। सिस्टम क्या है स्टेबल। अगर दोनों नेगेटिव रहे फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन बोथ क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा सिस्टम क्या कहेंगे अनस्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम कहेंगे अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तब। और फिर होता है क्या अगर दोनों जीरो रहेगा तब फाई एम बराबर जीरो और जी एम भी जीरो तब क्या होगा दोनों अगर जीरो रहेगा तब क्या होगा मार्जिनली स्टेबल। क्या होगा मार्जिनली स्टेबल। अगर दोनों यहाँ पे बराबर है कहने का मतलब जीरो के बराबर या ये भी हो सकता है कि अगर दोनों जीरो बराबर है जीरो नहीं अगर बराबर भी दोनों है तब क्या होगा तब भी मार्जिनली स्टेबल। या दोनों में से कोई एक जीरो है या गेन मार्जिन या फेज मार्जिन जीरो है तब भी क्या होगा मार्जिनली स्टेबल। यानी मार्जिनली स्टेबल का तीन कंडीशन जब दोनों जीरो रहेगा तब या दोनों इक्वल रहेगा तब या क्या रहेगा सिर्फ एक जीरो रहेगा या एक कुछ और रहेगा या गेन मार्जिन जीरो रहेगा या फेज मार्जिन जीरो रहेगा या दोनों में से कोई एक जीरो रहेगा एक का जीरो नहीं भी रहेगा तब भी होगा कि सिस्टम कैसा मार्जिनली स्टेबल। और अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तब अनस्टेबल दोनों पॉजिटिव रहेगा तब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस उसमें हम देख चुके हैं पोलर प्लॉट। उसके बाद देखेंगे न्यूक्विस्ट प्लॉट। तो न्यूक्विस्ट प्लॉट है क्या न्यूक्विस्ट प्लॉट स्पेशल केस है पोलर प्लॉट का जिसमें क्या होता है पोलर प्लॉट ड्रा रहता है। पोलर प्लॉट में एक एक्स्ट्रा ड्रा करते हैं जो क्या होता है कंटूर जीएक्स किसका जीएस एचएस का एक कंटूर ड्रा करते हैं। पोलर प्लॉट में अगर एक कंटूर ड्रा कर दें किसका जीएस एचएस का तो वो प्लॉट क्या हो जाएगा न्यूक्विस्ट प्लॉट। क्या हो जाएगा न्यूक्विस्ट प्लॉट। यानी न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या है एक स्पेशल केस है पोलर प्लॉट का जो क्या करता है ओपन लूप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करके क्लोज लूप का रिलेटिव स्टेबिलिटी गिव्स करता है यानी देता है। न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या करता है ओपन लूप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करके क्लोज लूप स्टेबिलिटी हमको रिलेटिव स्टेबिलिटी यानी क्लोज लूप का रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है किसके रिलेटिव स्टेबिलिटी क्लोज लूप का रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है किसे डिटरमाइन करके ओपन लूप का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करके क्लोज लूप का रिलेटिव स्टेबिलिटी गिव्स करता है देता है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है क्या एक कंटूर ड्रा किया गया पोलर प्लॉट हमारा ड्रा रहता है उसमें एक कंटूर ड्रा करते हैं जो कंटूर क्या होता है इसका पोलर प्लॉट जो ड्रा है उसका मिरर इमेज होता है इस तरह का यानी इसे क्या कहते हैं क्या है कंटूर ऑफ जीएस एचएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसका अगर कंटूर ड्रा कर देंगे पोलर प्लॉट में तब ये जो हमारा प्लॉट बनेगा वो कौन सा प्लॉट बनेगा न्यूक्विस्ट प्लॉट बनेगा। तो न्यूक्विस्ट प्लॉट ड्रा करने का यहाँ पे स्टेप देखते हैं हम लोग। स्टेप देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है वो लिखेंगे यानी जीएस एचएस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे एस को हम रिप्लेस करेंगे किससे जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे
जो GSHS दिया हो उसको क्या करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे किससे, जे ओमेगा से। इसे रिप्लेस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से इमेजिनरी पार्ट को अलग करके रियल पार्ट को अलग करके क्या ड्रा होगा, पोलर प्लॉट ड्रा करेंगे। या अनदर मेथड से यानी बाय द कैलकुलेशन मेथड से मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करके भी ड्रा कर सकते हैं। या सबसे सिंपल मेथड है कि पॉजिटिव पार्ट को रियल पार्ट को अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए और दोनों से ड्रा कीजिए हमारा कौन सा, पोलर प्लॉट। तो जो पोलर प्लॉट ड्रा करते हैं बाय द कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है वो, उसके बाद करेंगे एस को रिप्लेस करेंगे जे ओमेगा से, उसके बाद पोलर प्लॉट ड्रा करेंगे जिस तरह का रहेगा उस तरह का। एक इसका पोलर प्लॉट और टाइप 0 ऑर्डर 2 का एक पोलर प्लॉट है, यानी जिस तरह का हमारा फंक्शन दिया रहेगा उस तरह का पोलर प्लॉट ड्रा होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंगल फाइंड करना है। एंगल किसका, जो कंटूर ड्रा होगा या कहें तो जो कर्व ड्रा करेंगे उसका एंगल फाइंड करना है। तो उसके एंगल के लिए क्या होता है, अगर कोई टाइप 0 का सिस्टम है, टाइप 0 का सिस्टम है तो उसका एंगल क्या होता है, 0, यानी कितना एंगल से वो मूव करेगा, कर्व 0 एंगल से। अगर 1 रहेगा तब क्या करेंगे, पाई से। अगर 2 रहेगा तो -2 पाई से। अगर 3 रहेगा तो -3 पाई एंगल से क्या करेगा, मूव करेगा। अगर क्या रहेगा, -1 रहेगा यानी टाइप 1 का अपोजिट, यानी कि मतलब टाइप 1 इधर से होता है रोटेट, टाइप 0 यहाँ पे है, टाइप 0 टाइप 1 यहाँ पे है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, इधर से अगर कोई ड्रा होगा, इधर से ड्रा हो रहा है तो टाइप 1, इधर से ड्रा होगा तो क्या होगा, -1, यानी अगर किसी फंक्शन का टाइप -1 है तो क्या होगा, उसका एंगल यानी कितना एंगल से उसका कंटूर मूव करेगा, सिर्फ पाई से। अगर -2 रहेगा तो 2 पाई से रहेगा। इस तरह का हमारा एंगल किसका है, कर्व, यानी जो कंटूर ड्रा होगा कहां से लेकर कहां तक, +∞ टू -∞ से जो कंटूर ड्रा होगा। पोलर प्लॉट कहां से ड्रा होता है, ओमेगा बराबर 0 से लेकर के ओमेगा बराबर ∞ तक ड्रा करते हैं प्लॉट को, उसको कहते हैं पोलर प्लॉट। लेकिन न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या है, इसमें अगर पोलर प्लॉट में एक एक्स्ट्रा हम कंटूर ड्रा करते हैं GSHS का, तो अगर जो हमारा जो अब प्लॉट बनेगा वो क्या, कौन सा प्लॉट होगा, न्यूक्विस्ट प्लॉट। यहाँ पे क्या है, कंटूर ड्रा करने का ये क्या है, +∞ से स्टार्ट करेगा और कहाँ एंड करेगा, -∞ से। ये जो कर्व स्टार्ट कर रहा है यानी जो कंटूर स्टार्ट कर रहा है वो कितना एंगल से मूव करेगा उसको डिटरमाइन हम इस टेबल से कर सकते हैं। यानी टाइप 0 का सिस्टम रहेगा तो 0 एंगल से मूव करेगा, टाइप 1 का रहेगा तो पाई एंगल से, टाइप 2 का रहेगा तो -2 पाई एंगल से, अगर टाइप 3 का रहेगा तो -3 पाई एंगल से, अगर टाइप -1 का रहेगा तो पाई एंगल से और -2 का रहेगा तो 2 पाई एंगल से। इस तरह से फिर उसके बाद पता करना है कि तो यहाँ पे -1 J0 1 J0 है, उसको ये जो कंटूर प्लॉट है, कंटूर यानी न्यूक्विस्ट प्लॉट है, पोलर प्लॉट प्लस कंटूर, ये कितना बार इन सर्किल कर रहा है, कितना बार इन सर्किल कर रहा है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज में है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज में यानी क्लॉकवाइज से उल्टा है तब यहाँ पे इन सर्किलमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। इस तरह से फिर उसके बाद फाइंड करते हैं इनसर्किलमेंट, नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट, -1 J0 कितना बार इनसर्किलमेंट कर रहा है, उसके लिए क्या है मेथड, एक फार्मूला होता है n बराबर p - z। n क्या है, नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ पॉइंट -1 J0। p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद रियल पार्ट। रियल पार्ट कहने का मतलब क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहलाएगा, पोल्स कहलाएगा। मतलब पोल्स कहने का मतलब क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल्स, वो भी कैसा, पॉजिटिव पार्ट के साथ। यहाँ क्या है, जेड क्या है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो भी कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट रहना चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव है
यहाँ पे क्या है P पॉजिटिव पोल्स और Z क्या है पॉजिटिव जीरोज। ये पॉजिटिव P बराबर पॉजिटिव पोल्स है और Z क्या है पॉजिटिव जीरोज है। और पॉजिटिव जीरोज कहाँ रहेगा, पॉजिटिव जीरोज हमेशा इस लाइन में रहेगा और पॉजिटिव नेगेटिव जीरोज कहाँ रहेगा, इस लाइन पे रहेगा। और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पोल हमेशा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन या राइट लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, कहाँ रहेगा, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। यानी इधर हमारा रहेगा तब कौन सा पोल, पॉजिटिव पोल, और इधर रहेगा तो कौन सा पोल, नेगेटिव पोल। यानी कि क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कुलेट हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, P माइनस जेड, जहाँ पे P क्या है पॉजिटिव पोल्स और Z क्या है पॉजिटिव जीरोज। तो यहाँ पे देखिए अगर Z का वैल्यू जीरोज है, कितना है, Z का वैल्यू जीरो, Z का वैल्यू जब जीरो होगा तो n बराबर क्या होगा, फार्मूला P माइनस जेड, P माइनस जीरो, यानी कि n बराबर P। ये किसको देगा, क्लोज लूप स्टेबिलिटी देगा। अगर n बराबर P रहेगा, n बराबर P कैसा है, Z बराबर जीरो था, इस कारण से अगर n बराबर P आ गया है तो ये हमारा क्या देगा, क्लोज लूप स्टेबिलिटी देगा। और जब हमारा P बराबर जीरो रहेगा, P बराबर जीरो रहेगा तो क्या देगा, ओपन लूप स्टेबिलिटी देगा। अगर क्या रहेगा, P भी जीरो रहेगा और Z भी जीरो रहेगा, यानी कि पोल भी जीरो, नंबर ऑफ पॉजिटिव पोल जीरो, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स भी जीरो, तब क्या होगा, हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा। यानी कि ओवरऑल ये देता है P बराबर जीरो, तब कौन सा, क्लोज लूप का CA, क्लोज लूप का। अगर Z नहीं, Z बराबर जीरो तब क्लोज लूप का, P बराबर जीरो तब ओपन लूप का। अगर दोनों जीरो तब क्या, P बराबर में जीरो और Z बराबर जीरो तक किसको, ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा। यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये हमारा जो कंटूर जो ड्रा होगा, कंटूर ड्रा होगा GX का, किसका, GS HS का, उससे हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कितना इनसर्कुलेट हो रहा है, इसके अनुसार हम फाइंड होगा, हमारा फाइंड हो रहा है क्या क्या, ओपन लूप स्टेबिलिटी, क्लोज लूप स्टेबिलिटी और ओवरऑल स्टेबिलिटी। ये तीनों फाइंड किया जा रहा है किसके से, इस कंटूर ड्रा हो रहा है, कंटूर जितना बार इनसर्कुलेट करेगा यहाँ से फाइंड होगा फार्मूला से, या बिना ग्राफ के फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको पोल और जीरो सिर्फ मालूम है, पॉजिटिव पोल्स और पॉजिटिव रूट्स, तब क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनसर्कुलेट। वो कौन सा फाइंड का, इस पोलर कोऑर्डिनेट का -1 + j0 का कितना बार इनसर्कुलेट कर रहा है ये कर्व, ये जो कर्व ड्रा कर रहे हैं उसको हम फाइंड करेंगे किससे, पॉजिटिव पोल्स माइनस पॉजिटिव जीरो।